नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के मध्यकाल की बात करेंगे। गुप्त काल के बाद एक ऐसा राजा आया जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा और वो था पुष्यभूति वंश का सबसे खतरनाक राजा। वो था हर्षवर्धन। तो गुप्त काल की समाप्ति होगी। गुप्त काल के समय पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और गुप्त काल के बाद भारत के जितने भी शासक थे वो सब आपस में लड़ रहे थे। उधर शकों का, कुषाणों का और हुणों का आक्रमण हो गया था। इस वजह से सब जो शासक थे एक से बढ़कर एक आपस में लड़ते रहे। इस वजह से वो कमजोर साबित हुए। लेकिन थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन ने सब पर अधिकार कर दिया, सबको हराया और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उनकी माता का नाम था दुर्गावती। प्रभाकर वर्धन, ये प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का स्वतः शासक था। प्रभाकर वर्धन और दुर्गावती ये किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का स्वतः शासक। प्रभाकर वर्धन के 3 लड़के थे। एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, हर्षवर्धन, और एक बहन थी, इसका नाम था राजश्री। ठीक है, ये 3 बहन भाई थे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बनता है, क्योंकि 606 ईस्वी में गौड़ शासक शशांक ने अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब जिस समय हर्षवर्धन शासक बना है, मात्र 16 साल की उम्र में शासक बना है, मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर क्या बनता है? शासक। एक खेलने कूदने की उम्र, और उसी समय हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। और प्रारंभिक कठिनाइयां देखे तो बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी उनकी। एक तरफ उनके भाई की हत्या कर दी, उसका भी बदला लेना था। दूसरी तरफ उसकी बहन थी राजश्री। राजश्री की पति का नाम था ग्रह वर्मा। उस ग्रह वर्मा की भी हत्या कर दी थी। वो की थी मालवा के शासक देवगुप्त का गौड़ शासक शशांक ने इनकी हत्या कर दी। देवगुप्त और शशांक ने इनकी हत्या कर दी थी। इस वजह से अब उनको भी, अपनी बहन को भी न्याय दिलाना था और भाई की हत्या का भी बदला लेना था। सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के जो घोड़ शासक थे उनको हराया, फिर देवगुप्त उनको हराया, मालवा को हरा करके अपनी बहन की जो पति की जो हत्या थी उसका बदला लिया, और बहन भी जंगलों में भटक गई थी, उनको भी खोज करके निकाला। ये हर्षवर्धन का प्रारंभिक कार्य था। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था, हर्षवर्धन की शादी भी हुई थी और हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती था। और उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था वाग्यवर्मन, एक का नाम था कल्याण वर्मा। ये 2 पुत्र थे हर्ष के। इनकी जानकारी हम देखें तो सर्वाधिक विश्वसनीय जानकारी अवेनशांग देता है। अवेनशांग था चीनी यात्री। कौन था? चीनी यात्री, जिसने पुस्तक लिखी CUP। ठीक है, लगभग 632 में आया और 646 तक भारत में रहा है। ये सर्वाधिक विश्वसनीय कि इतने साल यहाँ रहा है। हर्षवर्धन के कार्यकाल को उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। उसके अलावा भी उनका एक मित्र, इनका एक बहुत ही मित्र, वो था बाणभट्ट। बाणभट्ट पुस्तक लिखी तो थी कादम्बरी, एक लिखी हर्षचरित्र।
ये कंपटीशन की दृष्टि से दोनों पुस्तकें बहुत उपयोगी है। ये हमेशा प्रश्न आ जाते हैं कि हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हर्ष नहीं था। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? वर्णभट्ट थे। ठीक है। हर्ष भी स्वयं एक बहुत अच्छा कवि था। हर्ष ने भी कई नाटक, कई ग्रंथ लिखे थे। उसमें नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये ग्रंथ किसने लिखे? ये ग्रंथ हर्ष खुद ने लिखे थे। हर्ष खुद एक महान संगीतकार था, वीणा बजाता था और धर्म को मानने वाला भी था। हर्ष एक बहुत अच्छा शासक था और हर्ष के समय ये जो ग्रंथ लिखे हुए ये सब संस्कृत भाषा, ठीक है, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए। उसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है ना। तो मध्यकाल में ही सती प्रथा पर भारत में रोक सबसे पहले तो हर्षवर्धन ने ही लगाती थी। और उसने अपनी बहन के पति की मृत्यु का भी बदला लिया और 630 ईस्वी से लगाकर 634 ईस्वी के मध्य उन्होंने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को हराया। 630 से 634 के मध्य वल्लभी के राजा ध्रुवसेन, उनको भी इसने हराया, हर्षवर्धन ने हराया था। ये उनकी विजय थी। और हर्ष को मुख्य रूप से हम याद करें तो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा उन्होंने। मालवा को, मगध को, सीवी को, सीमांत प्रदेश को, ठीक है ना, राजपूताना को, बीजापुर, मैसूर, इन सब को हर्षवर्धन ने जीत लिया सिवाय पंजाब के। पूरे भारत पर अधिकार उनका था और एक महान शक्तिशाली शासक था। हर्ष को मैंने बताया कि धर्म से ज़्यादा याद किया जाता है क्योंकि हर्ष हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक सभा बुलाता था जिसमें वो धर्म के बारे में सब प्रकार की जानकारी देता था। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। तो धर्म का ये संरक्षक था। और प्रारंभ में तो शैव धर्म कानून ये था। प्रारंभ में तो शैव धर्म कानून ये था, ये शिव कानून ये था। लेकिन बाद में ये महायान शाखा किसकी? बौद्ध धर्म की, उसका ये अनुयायी बन गया था। ठीक है। बाद में महायान शाखा और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है। उसने 643 ईस्वी में कन्नौज में धर्म सम्मेलन आयोजित किया। 643 में कन्नौज सभा, इसको कन्नौज सभा बोलते हैं, इसको धर्म सभा बोलते हैं। इसका आयोजन हर्षवर्धन ने किया था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे वेनसांग। कौन बने थे? वेनसांग चीनी यात्री जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और कन्नौज में मैंने बताया कि जो धर्म सम्मेलन होता था वो हर 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। 5 वर्ष में इसको कहते हैं महामोक्ष परिषद का आयोजन भी कन्नौज में होता था। और ये धर्म का ये कन्नौज सम्मेलन ये था 23 दिन तक चला था। ठीक है। ये 23 दिन तक चला था और ये प्रमुख रूप से इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। लेकिन हर्षवर्धन उस समय बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता था। वैसे हर्षवर्धन था वो सभी धर्मों को सम्मान आदर देता था। तो प्रयाग में 643 में मोक्ष परिषद ये पिछले 30 वर्षों से चल रही थी, है ना। पिछले 30 वर्षों से ये 6 नंबर थी। 643 ईस्वी में हुई ना, वो छठी थी और 5 वर्ष में एक बार थी। ये 30 वर्षों से ये काम चल रहा था। ठीक है। और ये 73 दिन चला था। 73 दिन में जितने भी धर्म के
बहुत अच्छे जानकार थे, वो इस सभा में उपस्थित हुए और धर्म की जानकारी उन्होंने दी थी। ठीक है, वो उसको कहते हैं प्रयाग सभा, हर 5 वर्ष में एक बार हुआ करती थी। और उसके बाद हम देखते हैं तो इसका शासनकाल देखते हैं। तो शासन प्रबंध में देखते हैं तो हर्ष है, वो हर्ष का शासन प्रबंध न तो राजतंत्र था लेकिन लोकतंत्र की तरफ था। राजा को हर्षवर्धन निरंकुश मानता था, लेकिन इतना भी निरंकुश नहीं कि राजा अत्याचारी हो। राजा हमेशा जनता की भलाई करने वाला हो, इसलिए हर वर्ष राजा 1/4 भाग है वो दान दे देता था, गरीबों को दान में दे देता। और मैं कनौज धर्मसभा की बात कर रहा हूँ, जिसके अंत में हर्षवर्धन के पास कुछ नहीं बचा था ना, उसी से अपनी बहन राजेश्वरी से फटे पुराने कपड़े मांगे थे, बहन वो कपड़े देना मेरे लिए। तो इसका मतलब उसने पूरा संपूर्ण भी जीवन विधान में दे दिया था। इसलिए हर्षवर्धन को दान के लिए माना जाता है। ठीक है, इसका शासन प्रबंध देखे तो शासन व्यवस्था हर्षवर्धन स्वयं ध्यान रखता था, और उसके अलावा मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी, और मंत्री परिषद सभी प्रकार के कार्य करती थी। उसके अलावा सचिवालय हुआ करता, आज की तरफ सचिवालय हुआ करते थे, जो कि सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। सेना की बात करें तो सेना का जो सेनापति, सेना में 3 स्तर के थे। एक तो थी पैदल सेना, एक घुड़सवार सेना, एक सवार सेना। ठीक है, ये 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे ये हर्षवर्धन के समय। तो और उसमें सेना की बात करें तो वेनसांग कहता है जिस समय ये शासक बना है हर्षवर्धन, उस समय उनके पास सैनिक बहुत कम थे। 3000 हाथी सैनिक, ये सवार से हाथी सैनिक, हाथी पर लड़े थे। 3000 हाथी सैनिक थे और 3000 ही घुड़सवार थे, 5000 ये पैदल सैनिक थे। लेकिन बाद में ये संख्या उन्होंने बढ़ाती थी और ये संख्या अंत में 1 लाख तक पहुंच गई थी। तो सेना को भी बहुत अधिक महत्व देते थे वो। उसके अलावा देखते हैं टैक्स की बात, तो 3 प्रकार के टैक्स होते थे। ठीक है, 3 प्रकार के, एक तो भाग, एक ऋणी, एक बलि। भाग और बलि, 3 प्रकार के टैक्स उसमें। और जमीन का टैक्स था 1/6 भाग। 1/6 भाग था वो किसानों से टैक्स में ले लेते थे। ठीक है, और उसमें दंड का भी विधान था, लेकिन वेनसांग बताता है कि ज़्यादा उसमें दंड का विधान नहीं था। हर्षवर्धन के राज्य में सभी लोग बहुत अच्छे कार्य करते थे, इसलिए ज़्यादा दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी न्यायपालिका थी, राजा उसका सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। उस समय का सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ये वेनसांग के अनुसार है। ठीक है, वेनसांग के पुस्तक कौन सी? CUP। इसके अनुसार है कि ब्राह्मण धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। ब्राह्मण धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। क्षत्रियों का काम था सैनिक सेवा करना, वैश्यों का काम था कृषि और
खेती करना और व्यापार करना। उसके अलावा शूद्र थे, इन सबका काम था सेवा। शूद्रों की स्थिति भी ठीक ठाक बताई है शिवयोगी में हर्षवर्धन ने। तो इसका मतलब ये है कि उस समय सामाजिक स्थिति भी ठीक ठाक थी, ज़्यादा कोई समस्या उस समय नहीं थी। उसके अलावा हम देखे हैं तो उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति थी। लोग कृषि करते थे, व्यापार भी करते थे, और व्यापार चीन से, तिब्बत से मध्य एशिया तक से व्यापार वो इंसान के समय होता था। आर्थिक जीवन देखें तो लोग ज़्यादातर कृषि करते थे और व्यापार भी करते थे उनका, ठीक है। और उसके बाद एक है धार्मिक जीवन। तो हर्षवर्धन स्वयं सभी धर्मों को मानने वाला था, धर्म सहिष्णु था। इस वजह से उस समय सभी धर्मों के जो लोग थे वो उसमें भाग लेते थे। इस वजह से सभी धर्मों की उन्नति हुई उस समय। और वैसे हर्षवर्धन था वो अंत में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। और देखिए हम तो हर्षवर्धन के बारे में अंत में देखा जाए तो हर्षवर्धन एक भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था, एकमात्र इस वंश का शासक था जिसने 500 ईस्वी से लगा के अब तक एक महत्वपूर्ण शासन किया है। इतना लंबा कैरियर किसी का नहीं है। और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और 606 ईस्वी में शासक बना, 590 ईस्वी में जन्म हुआ है, ठीक है ना। लगभग 57 वर्ष की आयु में इसका हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। पर आपको याद होगा 57 वर्ष की आयु में राजस्थान के सूरवीर की मृत्यु हुई है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजना। राजस्थान का भी एक शासक था जिसकी मृत्यु भी 57 वर्ष की आयु में हुई थी, वो कौन था आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे जो मैंने जो ये वीडियो स्टार्ट किए थे जिसमें कक्षा 12वीं की इतिहास के टॉपिक ले रहे हैं। पहला इतिहास की जानकारी के स्रोत जो हमने पढ़ रहे थे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए है, वो आप देख लेना। और गुप्त काल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी देख लेना। मौर्य काल है वो भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने पहले से इसमें क्लिक किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप वो देख सकते हैं। इसलिए मैंने देखा कि वो काम किया हुआ है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। और आज अपना हर्षवर्धन भी पूरा हो गया। अगला वीडियो में जो भी टॉपिक होगा जल्दी ही दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।